हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 56 जिसकी डेट है 21 नवंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, आज जो वर्कशीट नंबर 56 आई है आपकी किससे है? राजनीति विज्ञान से? अरे नहीं, ये राजनीति विज्ञान से नहीं है, ये आपकी इकोनॉमिक्स से है, यानी कि अर्थशास्त्र से। ये मिसप्रिंट हो गया शायद। चलिए अब देखते हैं ये टॉपिक क्या है। टॉपिक आया है इसका मुद्रा एवं साख। तो आज की वर्कशीट को हम पढ़ने वाले हैं और सोल्व करने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। कुछ कुछ टर्म हमसे हमें समझना भी पड़ेगा, क्योंकि कई चीज़ें हो सकता है कि आपको ना पता हो। सबसे पहले तो मुद्रा एवं साख को ही ले लो। मुद्रा आपको जानते होंगे, मुद्रा क्या होती है? मनी से, पैसे से संबंधित है। और साख होता है ऋण, यानी कि ब्याज, जो लोन होता है, पैसा लेना किसी से, वो होता है साख। तो चलिए अब जो भी टर्म आते जाएंगे मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या होते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये जो आपकी वर्कशीट आई है ना बच्चों, ये 3 अंक के और 5 अंक के प्रश्नों को लेके आई है आपकी। चलिए तो करते हैं। पहला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम को पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे कार्य हैं। मौद्रिक नीति को तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना, निगरानी रखना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन करना, पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, जो नए नोट होते हैं उसका विनिमय करना, परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट भी करना, जब वे नहीं चलते तो उसको ख़त्म भी करना उनका ही होता है। अनौपचारिक क्षेत्र को ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है। उचित तर्कों से उत्तर की पुष्टि कीजिए, क्योंकि जो औपचारिक क्षेत्र में जो ऋण गतिविधियां होती हैं उसमें कई सारी कमियां हैं, तो उनको कम करने की आवश्यकता है। तो आपको तर्क देने हैं क्यों। क्योंकि जो अनौपचारिक क्षेत्र, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है। दो तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक, है ना। औपचारिक का मतलब होता है जो पूरा सही, उसमें कुछ नियम होते हैं, पूरी कोई कागजी कार्रवाई होती है, वो होता है औपचारिक क्षेत्र। और जो होता है आपका अनौपचारिक क्षेत्र, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है अनौपचारिक में कि आप किसी चाचा से, मामा से, अपने अपने रिश्तेदार से, या फिर अपने किसी जमींदार से कोई पैसा ले लेता है, धन की जरूरत पड़ती है और उससे पैसा ले लेता है, तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक क्षेत्र। तो अब देखो उनमें क्या, हम क्या तर्क दे सकते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज दर अधिक होती है। अगर बैंक से कोई पैसा, कोई अमाउंट हमें 2% पे मिलता है, 1.5 पे मिलता है, तो यहाँ पे 5% पे मिलेगा, तो इसलिए कम होना चाहिए। अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने पर लाभ कम होता है। अब जब पैसा ही ज़्यादा रेट इंटरेस्ट पे मिलेगा, आपको लाभ हो या ना हो, आपको उतना देना ही है, तो लाभ तो ऑटोमेटिकली हमें कम ही होगा। और अनौपचारिक क्षेत्र में कोई नियम नहीं होते। ये नहीं है कि यहाँ पे हमारे साथ ये नियम है तो दूसरों के साथ भी नियम है। वहाँ पे कुछ भी होता है, वो उनके नियम बनाए हुए होते हैं, लेने वाले के और देने वाले के, और ज़्यादा उसमें लेने वाले के ही चलते हैं, जो देने वाला होता है उसी के चलते हैं, जो पैसा देता है, क्योंकि लेने वाले को तो भाई उसकी मजबूरी है, लेना पड़ता है। और अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण गतिविधियों में शोषण होने की संभावना होती है। हाँ, ये सच बात है। तो इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियां सुरक्षित नहीं होती, कम करनी चाहिए। बताओ बच्चों कैसे होता है। अगर मान लो किसी को देर हो जाए, है ना, तो बैंक तो क्या करता है, पेनल्टी लगा देता है, इंटरेस्ट ज़्यादा ले लेता है। कई जगह पे मैंने देखा है, अगर नहीं दिया जाता टाइम पे तो उसका सामान भी उठा के ले जाते हैं। मैंने देखा था, मैं अपने मामा के गाँव में थी और वहाँ पर एक आदमी अपना पैसा नहीं चुका पाया था, तो उसको सामान उठा के ले गए थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों हैं? अपने विचार दीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, गरीबों में बचत करने की क्षमता होती है, इसलिए उन्हें चाहिए। गरीबों को बैंकों के द्वारा सुविधा दी जा सकती है। ठीक है, और तीसरा, इसको आप अगली लाइन में लिखोगे, गैर सरकारी संस्था एक सहयोगी के रूप में कार्य करती है, तो इसलिए इनको गरीबों को स्वयं सहायता समूह संगठन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी वर्कशीट में पूछा है, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक सूत्रों पर निर्भर होती है। क्यों निर्भर है? तो वो बताना है। देखो उसके कई सारे कारण हैं। अनौपचारिक जो पैसा लेते हैं, अनौपचारिक सूत्रों से लेते हैं, उसके कई कारण हैं। एक तो गरीब लोगों के पास औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने के लिए सार्थक ऋणाधार नहीं होता। ठीक है, ऋण आधार ऐसे लिखते हैं इसको, ऋण,
है ना। ऋण ऋणाधार नहीं होता है, पूरा ही लिख देती हूँ, ऋणाधार उपलब्ध नहीं है ना। उनके पास जो सही तरीका, जो उनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए वो नहीं पता उन्हें, होते ही नहीं उनके पास। एक सीमा औपचारिक क्षेत्र को एक सीमा में ही ऋण देना पड़ता है। एक कोई निश्चित टाइम होता है कि भाई उतने में देना है ना। बैंकों से अगर कोई लोन लिया तो उस एक समय डिसाइड होता है, भाई तुम्हें ऐसे देना है, क्वार्टरली देना है तो क्वार्टरली दो, मंथली देना है तो मंथली दो। और पहला ऋण चुकाए बिना दूसरा ऋण नहीं देते, है ना बच्चों। इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसको आप देख लेना, ठीक है, होशियार बच्चे हैं, देख लेंगे। अच्छा, तो और क्या होता है कि पहला, जब तक ब्याज अगर हम नहीं देंगे, चुकाएंगे नहीं उसका, तो दूसरा वो देंगे ही नहीं। हर जगह बैंकों की सुविधा नहीं होती, कई गांव दूर दराज के होते हैं, वहाँ पे बैंक उपलब्ध नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, आसपास के लोगों से ही लेते हैं। और औपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेने में ज़्यादा कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, और गरीब लोगों के पास औपचारिक समर्थक ऋणाधार उपलब्ध नहीं है। तो ये कारण होते हैं किस चीज़ के। आप इसको करिए बच्चों, ये काट लीजिए, ये मैंने यहाँ पे शायद ठीक करके लिख दिया, ये रह गया था। तो आप इस तरीके से लिखिए, एक पॉइंट आप ये लिखिए, एक ये लिखिए, ये लिखिए और ये लिखिए, हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक सूत्रों पर ही निर्भर क्यों है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, अभी भी क्या है, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बैंकों से न लेके इधर उधर से पैसा लेते हैं। तो उसका क्या कारण है, चलिए देख लेते हैं। पहला तो ये है कि इसको एक निश्चित टाइम में देना पड़ता है ना। और जो वैसे ले लेते हैं, भाई पता नहीं है किसी को कब आएगा पैसा, तो वो ऐसे ही ले लेते हैं किसी से भी। और पहला ऋण चुकाए बिना दूसरा ऋण नहीं देते। बैंक क्या होता है, भाई एक बार तुमने लोन ले लिया, पहले उसे भरो फिर देंगे वो दूसरा। ऐसा नहीं है कि वो चल रहा है भाई दूसरा भी ले लो। और वैसे कैसे होता है, अगर हम किसी से लेंगे, जमींदार से ले लेंगे या कभी किसी रिश्तेदार से ले लेंगे, तो क्या भाई हम 50,000 रुपये लिए थे, अब फिर ज़रूरत पड़ेगी, 20,000 की कमी है, 20,000 रुपये और दे दो, तो ऐसे चल जाता है। हर जगह बैंकों की सुविधा नहीं है, और गरीब जो 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 मतलब बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, बहुत ही इंटीरियर में, क्योंकि आपको बताइए भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे बैंक नहीं होते, तो फिर उन्हें भी इस चीज़ का सहारा ही रहना पड़ता है। और औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने में ज़्यादा कागजी कार्रवाई होती है। बैंक से लोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाना पड़ेगा। गरीब लोगों के पास औपचारिक समर्थक ऋणाधार उपलब्ध नहीं होते, ये सब चीज़ें नहीं होती जो उनको दिखाने चाहिए। तो इस वजह से वो क्या है, भारत में ज़्यादातर अनौपचारिक सूत्रों पर ही निर्भर रहते हैं लोग। चलिए, 5वां क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती है। तो ऋण लेते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि ब्याज की दर क्या होगी, कितने समय में पैसा वापस लौटाना है। ठीक है, ये लौटाना है, इसको आना को हटा लेना, लौटाना हो जाएगा, लौटाना है, लौटाने, ये फिर ऐसे ही लिखा हुआ है, लौटाने, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, लौटाने, ठीक है। लौटाने की विधि क्या होगी, प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन, इसलिए जो समर्थन ऋण आधार अलग अलग होता है, ठीक है, ऋण आधार अलग अलग होता है, इसलिए ऋण शर्त भी भिन्न हो सकती है। ये लिख लेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए आप देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है, व्याख्या कीजिए। तो मुद्रा के आधुनिक प्रकारों से लेन देन में समय की बचत होती है। अब लेन देन पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। आधुनिक प्रकारों के लेन देन को क्या कर रहा है, प्रकारों ने लेन देन को आसान बना दिया है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, लेन देन क्या करते हैं, जैसे एटीएम से निकाल लेते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, तो ये आधुनिक प्रकार है ना मुद्रा के। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई, जैसा आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा। जो आपकी किताब है उसमें आपको सलीम का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से उसने ऋण लिया बैंक से और कैसे उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। तो बच्चों इसी प्रकार आपके आसपास जो परिवार और संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका होगी, उसके 2 उदाहरण दीजिए। तो हमने लिखे हैं, देखिए आप देख लीजिए, आपने अगर कोई उदाहरण दूसरा देखा हो उसको भी लिख सकते हैं।
चलिए पहला देखिए, मेरी सहेली मीना स्कूल के बाद एक कोर्स में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसके माता पिता असमर्थ थे। फिर बैंक से ऋण लिया। मेरी सहेली मीना ने पढ़ाई पूरी की, साथ ही उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी लगी। देखो कितना बढ़िया काम हो गया। दूसरा देखो, पड़ोस वाले गुप्ता अंकल के बड़े बेटे को अपना रोजगार शुरू करना था। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, ना होने की वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर उसने बैंक से ऋण लिया और वह आज एक क्या है, सफल व्यापारी है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7 का आंसर। अब देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है आपकी वर्कशीट में। साख से आप क्या समझते हैं? आप किस प्रकार संपत्ति व ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो साख एक संविदात्मक समझौते के रूप में परिभाषित कर सकते हो आप इसको। इसमें एक उधारकर्ता होता है, कुछ मूल्य प्राप्त करता है। एक ऋणदाता होता है जो एक निश्चित समय में वापस चुकाने के लिए सहमत होता है ना। क्योंकि आपको पता ही है, ये एक तो देता है पैसे को और एक लेता है। तो उधारकर्ता कौन? जो क्या कहते हैं, जो वो ले रहा है, और ऋणदाता जो पैसे दे रहा है ना। उदाहरण, जब एक व्यक्ति ऋण देकर कोई कारोबार करता है, ऋण लेकर, बच्चों इसको ऋण करना, ठीक है, ये है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक। ऋण लेकर कोई कारोबार करता है तो उसकी संपत्ति के रूप में कार्य करता है, परंतु वही ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। यहाँ भी आप ऋण लिखोगे, ये वाला ऋण आपका यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो वह स्थिति ऋण जाल कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके 8 प्रश्न। अब देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है आपकी वर्कशीट में। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये आपका है, ये 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन के बाद आपका ये स्रोत आधारित प्रश्न है, जिसका 4 अंक का प्रश्न है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेगा ने घर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। कितने पैसे का लिया? 5 लाख का लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? 12%। और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना था। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते थे, है ना। जब उसने बैंक से कर्ज लेगी तो उसे नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड तो दिखाने पड़ेंगे। बैंक ने घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है और जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। तो मेघा के आवास ऋण में निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करनी है। तो ऋण राशि बताओ रुपए में कितनी थी? तो कितनी थी ऋण राशि? इसमें लिख देंगे यहाँ आप 5 लाख, ठीक है, ये आपका 5 लाख आ जाएगा। फिर पूछा है समर्थक ऋणधार। समर्थक ऋणाधार क्या था? समर्थक ऋणधार आपका नए घर के कागज हो जाएगा, ठीक है, नए घर के पेपर्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? और उसकी सैलरी स्लिप होगी, है ना। क्या होगा? सैलरी स्लिप, ठीक है। चलिए अब आप लिख लो, इसमें हिंदी में लिख सकते हो वैतनिक स्लिप, ठीक है, वैतनिक स्लिप, ठीक है, ये लिख लिया आपने। आप देखिए, अब देखो, अब पूछा जा रहा है आपसे अदायगी का स्वरूप। तो अदायगी का स्वरूप क्या होगा? मासिक किस्तों का भुगतान कैश या चेक द्वारा। तो लिख लो मासिक किस्तें, और इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैश या फिर चेक, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आवश्यक कागजात, जो आवश्यक कागजात थे वो क्या चाहिए थे? एक तो उसको यहाँ पे जो आपने नए घर के कागज़, यहाँ वैतनिक ये नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेतन, ये आएगा वैतनिक स्लिप आपकी यहाँ पे आएगी बच्चों। जो वेतन की स्लिप है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिए उसको, क्योंकि आवश्यक कागजात यहाँ भी दिखाने पड़ेंगे और रोजगार से संबंधित उनके और भी जो कागज होंगे वो यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो आप इसमें वैतनिक स्लिप लिख लीजिए और यहाँ पे नए घर के पेपर्स लिख लीजिए। ये चारों इस तरीके से होंगे, पहले में 5 लाख, दूसरे में नए घर के पेपर, तीसरे में मासिक किस्तें, और आपका चौथे में आ जाएंगी वैतनिक स्लिप, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपकी आज की वर्कशीट नंबर 56 SST की।
आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना। जो बच्चे नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हैं उनको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इस वजह से मैं आपको बोलती हूँ। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक ना करा हो लाइक कर दें, और बच्चों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।